नेत्रों को कोमलता से बंद करके चारों ओर से मन को भीतर की ओर लेकर आएंगे। एक बार प्रणव ध्वनि ओम। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। कल तक हमने बात की कि दो तरह के व्यक्तित्व, एक जो सारी जिम्मेदारी खुद पर उठ लेता है, दूसरा जो अपने ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं मानते और बाहर की परिस्थिति या व्यक्तियों पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। ये आखिर किस तरह के पालन पोषण के कारण व्यक्तित्व बन जाते हैं। और कल हमने ये भी देखा कि जिम्मेदारी स्वीकार करने वाले, यानी बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी, सारा दोष अपने ऊपर ही ले लेने वाले ऐसे माता पिता के बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं, उनका पालन पोषण इस तरह के व्यक्तित्व वाले माता पिता किस तरह से करते हैं। हमने ये भी जाना कि मैच्योरिटी वो पैमाना है जो जीवन के अनुभव से कुछ सीखा है या नहीं ये बताता है, और ये भी कि जब बच्चे बड़े हो रहे हों तब माता पिता बच्चे की आवश्यकताओं को लेकर संवेदनशील होने ही चाहिए। उनकी सहायता के लिए उन्हें समय निकालने की इच्छा होनी ही चाहिए। तो आज हम देखते हैं कैरेक्टर डिसऑर्डर, स्वभावगत खामियों वाले माता पिता किस तरह के पालक साबित होते हैं, यानी किस तरह के अभिभावक बनते हैं। स्वभावगत खामियां यानी सारी जिम्मेदारी बाहर, जो कुछ भी घट रहा है या जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके जिम्मेदार वो कम से कम नहीं है, उसके जिम्मेदार बाहर लोग हैं। इसकी वजह से ये हुआ है या इसके कारण मुझे ये करना पड़ा है या तुम्हारी वजह से मैं आज नहीं कर पाया हूँ। इस तरह के विचार रखने वाले और बोलने वाले व्यक्ति स्वभावगत खामियों वाले व्यक्तित्व की परिभाषा में रखा जाता है। और इस तरह के व्यक्तित्व वाले माता पिता बेहद ही बुरे पालक साबित होते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि बच्चों के प्रति असंवेदनशील होकर, उन्हें नजरअंदाज करके उनके साथ वो कितना नकारात्मक व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता। मनोरोगी यानी कि जो सारी जिम्मेदारी खुद पर उड़ लेता है, हर चीज के लिए खुद को दोषी मान रहा होता है, हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा होता है, ये व्यक्तित्व खुद को तबाह करता है। लेकिन स्वभावगत खामी वाला व्यक्ति ये तो हर एक को तबाह कर देता है। प्रमुख रूप से उसमें उसके अपने बच्चे पहले होते हैं। जिंदगी के बाकी पहलुओं की तरह ही पालक होने की जिम्मेदारी से भी बचते हैं, या यूं कहिए कि भागते हैं। अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देने के हजारों लाखों मौकों को यूं ही गवा देते हैं। बच्चे ने अगर कोई गलती की हो या स्कूल में कोई समस्या का सामना कर रहा हो तो ये अभिभावक सारा दोष उनकी संगत या फिर उनके स्कूल या टीचर पर मढ़ देते हैं। उनके दोस्तों को बुरा भला कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर दादा दादी, नाना नानी जो बच्चों के करीबी होते हैं उन पर दोष मढ़ देते हैं। उनका स्वभाव ही दरअसल ऐसा होता है कि समस्या की अनदेखी कर दो, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते
उस समस्या को हल करने में लगने वाली शक्ति, ऊर्जा लगाना नहीं चाहते। वो दर्द का सामना नहीं करना चाहते, पेन उठाना नहीं चाहते। जिम्मेदारियों से बचने की फिराक में नौबत यहाँ तक आ जाती है कि माता पिता फिर हर समस्या का दोष बच्चों के सर भी मढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कहते हैं कि तुम बच्चों ने तो पागल बना रखा है, या मैं अगर तुम्हारी माता या पिता के साथ रह रहा हूं या रह रही हूं तो तुम बच्चे इसका कारण हो, वरना मैं तो कब की अलग हो गया होता या कब की अलग हो गई होती। और वो ऐसा बच्चों के सामने ही नहीं, अपने अन्य जानकारों से भी दोहराते रहते हैं, फोन पर भी बोलते हैं, बच्चों के सामने ही अन्यों से कहते हैं। या फिर यदि मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती तो आज मैं कुछ और अपने मन का कर रहा होता, या यदि मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती ना तो आज मैं कितनी कामयाब हो सकती थी, या मैंने अपना करियर तुम्हारी वजह से छोड़ दिया, आज मैं जाने कहाँ होती, आज मैं वहां होती, ऐसा कुछ। तो इस तरह के माता पिता अपने बच्चों को ये संदेश देते हैं कि मेरे मानसिक स्वास्थ्य या मेरी नाकामी या मेरे पिछड़ेपन के लिए तुम जिम्मेदार हो। क्योंकि बच्चों में तो ये तर्क शक्ति होती नहीं और वो इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लग जाते हैं। और वो जितना जितना इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानते जाते हैं, वो किस ओर बढ़ते हैं? वो उस मनोरोग की ओर बढ़ जाते हैं जहां हर दोष व्यक्ति अपने ऊपर लेने लग जाता है। हर चीज के लिए, हर जिम्मेदारी के लिए खुद को दोषी मानने लग जाता है। तो इस तरह के माता पिता बच्चों को या तो अपने जैसा या फिर मनोरोगी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर डिसऑर्डर वाले केवल माता पिता के रूप में ही निष्प्रभावी या डिस्ट्रॉयर साबित होते हों। इसका प्रभाव उनकी शादियों पर, दोस्तों के साथ, उनके रिश्तों में और यहाँ तक कि उनके कामकाज और कारोबार तक पर पड़ता है। अपनी जिम्मेदारी किसी और के नाम करके हो सकता है वो सुकून महसूस करते हो, लेकिन उन्होंने जीवन की समस्या को हल करना समझिए कि बंद कर दिया है। उनका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है और वो समाज के लिए तो नकारा ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समस्या समाज पर डाल दी होती है और जिसने समस्या जो कि त्यों बनाए रखी, हल नहीं की, तो वो समस्या अपने आप तो हल होगी नहीं। क्योंकि किसी भी समस्या को तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे हल करने की जिम्मेदारी को स्वीकार न कर लिया जाए। तो इसलिए बचपन में माता पिता से लगातार लाड़ प्यार, समर्थन, दुलार पाने वाले भाग्यशाली बच्चे जब किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनके भीतर निसंदेह न केवल स्वयं के खास होने का एहसास मिलता, बल्कि सुरक्षा का अनमोल अनुभव साथ होता है। पर वहीं अनुचित समर्थन, सीमा से अधिक जिम्मेदारी ले लेना मनोरोग विकसित कर देता है, क्योंकि कुछ बच्चे भाग्यशाली नहीं है, उनका कर्माशय भी कुछ इस तरह का रहा होता है। क्योंकि कुछ बच्चे भाग्यशाली नहीं है, उनका कर्माशय भी इस तरह का रहा होता है कि ऐसे समझदार, विद्वान, उच्च आचरण वाले माता पिता नहीं मिले होते हैं। कुछ माता पिता बच्चों पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर अनुशासन, अनुचित दंड देकर प्यार की बलि दे देते हैं। तब उनके बच्चे अपने भविष्य को लेकर ताउम्र आशंकित रहते हैं। तब वे बच्चे जिन्हें मानसिक तौर पर यह सचमुच में अकेला छोड़ दिया गया है, बड़े होने पर वो ये महसूस ही नहीं कर पाते कि ये दुनिया रहने लायक है, ये दुनिया सुरक्षित भी है, बल्कि इसके विपरीत उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है, ये दुनिया कितनी डरावनी, भयावह है। दरअसल होता है ये कि सभी बच्चों को अकेले छोड़ दिए जाने से डर लगता है, सब बच्चों को। और इस डर की शुरुआत होती है 6 माह की आयु से।
बच्चा पहली बार ये महसूस करता है कि उसका अपना व्यक्तित्व, अपना सेल्फ है। यही बात भय पैदा करने वाली भी हो जाती है। हम लोगों को भी तो डर लगता है अकेले छोड़ दिए जाने से। हम कहाँ निकल पाते हैं रिश्तों से, चाहे फिर वो कितने ही कड़वाहट भरे क्यों ना हो गए हों। एक प्रभु भक्त भी तो डरता है प्रभु के द्वारा छोड़ दिए जाने से। हम सब कहीं ना कहीं अपनी डोर को बांधे रखना चाहते हैं। ये मत, ये संप्रदाय, ये सब इसी बात का तो उदाहरण है। ये समूह, ये ग्रुप कहीं हमें छोड़ ना दे, और कहीं छोड़ दे तो क्या होगा हमारा। हम अपना अस्तित्व इनके बिना कुछ समझते ही नहीं, और तब ये अंधभक्त होकर बिना विचारे बस छोड़ न दिए जाने के भय से गलत मार्ग पर भी चल पड़ते हैं। बस बस ऐसे ही बच्चा भी ये अनुभव कर रहा होता है कि माता पिता के बिना वो कुछ भी नहीं है। वो स्वयं की कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ रहने के लिए उसे पूरी तरह से उसे माता पिता पर निर्भर रहना होगा। और इसलिए ये समझना और जानना बेहद आवश्यक है कि माता पिता का नजरों से दूर होना बच्चे के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर। अधिकांश माता पिता फिर भले ही इस भय से अनजान हो, तकरीबन हर रोज ही बच्चे से हजारों बार ये कहते देखे जा सकते हैं, मम्मी पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मम्मी पापा कहीं काम से गए हैं, तुम्हें लेने वापस आएंगे, मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको मिस करेंगे। यदि ये शब्द कहने के साथ ही इन पर हर रोज, हर महीने, हर साल अमल भी किया जाता रहे, तो किशोरावस्था तक बच्चे के मन में से माता पिता की उसे छोड़कर कहीं चले जाने का डर या फिर अकेलेपन का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही ये एहसास भी बनेगा कि दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, ये दुनिया इतनी डरावनी नहीं है, ये दुनिया सुरक्षित है, और जब उसे जरूरत होगी सुरक्षा उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा सुरक्षा भाव महसूस करने वाला बच्चा संतुष्टि हासिल करने के लिए कुछ समय अधिक लगने का इंतजार कर सकता है, जिसे हमने पहले जाना था, संतुष्टि को टाल सकता है। इस सोच के साथ सुरक्षा का एहसास कि मौके और संतोष उसके माता पिता की तरह जरूरत के समय उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे इतने भाग्यशाली नहीं होते। कई तो बचपन में ही अकेले छोड़ दिए जाते हैं। मृत्यु, पलायन, प्राकृतिक आपदा, नौकरी, या फिर महज अनदेखी के कारण, या फिर मात्र उचित परवरिश के अभाव में। अन्य जो ऐसे नहीं छोड़े जाते, पर वहीं वे अपने माता पिता से ये आश्वासन भी नहीं पाते कि वो उसको छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो अनुशासन में रखने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए या सबक सिखाने के लिए उसे ये धमकी गाए पकाए देते ही रहते हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैसा मैं चाहता हूँ, या जैसा मैं चाहती हूँ, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। अब से मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगी, वरना तो तुम ये करो। और इसका मतलब क्या होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। मतलब स्पष्ट होता है कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुमसे प्यार नहीं किया जाएगा, तुम्हें दूर कर दिया जाएगा, जो कि उस बच्चे के लिए मृत्यु के बराबर है। ऐसे माता पिता बच्चे पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए प्यार के एहसास की बलि दे देते हैं, और फिर वो बच्चे भविष्य को लेकर ताउम्र आशंकित रहते हैं। तो वे बच्चे जिन्हें मानसिक तौर पर छोड़ दिए जाने की ताड़ना दी गई हो, या सचमुच जिन बच्चों को छोड़ दिया गया हो, बड़े होने पर इस दुनिया पर भरोसा नहीं कर पाते। ये रहने लायक सुरक्षित स्थान है भी, ये उन्हें एहसास नहीं हो पाता। उनके दिलो दिमाग में अरुचि उत्पन्न हो जाती है।
और इसलिए वे आने वाले कल के संतोष या आने वाले कल में सुरक्षा के लिए आज के संतोष और सुरक्षित स्थिति को छोड़ने के लिए जोखिम नहीं ले पाते, या बल्कि कहिए कि लेना नहीं चाहते, तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए भविष्य अनिश्चितताओं से भरा होता है। तो हम कुछ यूं समझ सकते हैं कि बच्चे में संतुष्टि को कुछ समय के लिए टालने की क्षमता विकसित करने के लिए जरूरी है कि उनके सामने स्वयं को अनुशासन में रखने के लिए आदर्श उपस्थित हो। साथ ही इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि बच्चे के भीतर सुरक्षा का एहसास और आत्मसम्मान की भावना जैसी बेशकीमती दौलत पाने का आदर्श तरीका उपलब्ध हो। ढेर सारा प्यार हो, प्यार का एहसास हो, माता पिता से मिलने वाला सच्चा लाड़, प्यार, दुलार बच्चे को मिलता हो। ये माता पिता से मिलने वाला सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट है। अपने माता पिता से यदि ये तोहफे ना मिले तो कहीं और से, किसी और से भी हासिल किए जा सकते हैं, कर सकते हैं। पर ये बात और है, ये रास्ता थोड़ा ज्यादा मुश्किल भरा, जोखिम भरा होता है, गलत हाथों में पड़ जाने का अवसर बढ़ जाते हैं। पर अगर जीवन में बाद के पड़ावों में जब बच्चा वयस्क और सही गलत की पहचान करने लायक हो चुका हो, तब अपने बचपन के प्यार की कमी को अपने साथी, जो प्यार देने वाला है, ऐसा साथी चुनकर उसके साथ आने वाली पीढ़ी को प्यार देकर पूरी कर सकता है, और इससे स्वयं की कमी भी पूरी होगी। इसलिए अभिभावकों को फिजिशियन के मोटो को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी किया जाता है पेशेंट के नुकसान के लिए नहीं किया जाता है, पेशेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि बस ऐसे ही अनुशासन के कदम हैं जो उठाए जाएं वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य को चोट पहुंचाने वाले ना हो, नुकसान पहुंचाने वाले ना हो। तो हमें करना क्या है? हमें जो अनुशासन का सार, जो दंड को मान लिया है, उसका प्रभावशाली विकल्प ढूंढना है। अनुशासन दंड नहीं है, इसके अतिरिक्त बहुत कुछ है। एक बार स्कूल के पहले ही दिन एक बहुत ही समझदार मैम, जिनका नाम राधा मैम था, वो क्लास में आई। उन्होंने प्रवेश किया और स्कूल के क्लास के उद्दंड बच्चों की क्लास थी जिसमें उनका पहला लेसन था। तो वो जैसे ही तेजी से चलकर डेस्क तक पहुंची, लड़खड़ा कर गिर गई। वो गिरी और पूरी क्लास जोरदार हंसी के ठहाकों से गूंज गई। सब लोग हंसने लगे। उन पर क्लास के द्वारा हंसने पर दंड देने की बजाय राधा मैम धीरे से अपने को सहारा देते हुए खड़ी हुई, सीधी खड़ी हुई और बोली, आप सबके लिए ये मेरा आज का लेसन यही है। सब लोग शांत हो गए। फिर उन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति समझदार से समझदार, बहुत तेज, चालाक या अपने जीवन में सफलता की ऊंची सीढ़ी पर खड़ा हुआ भी कभी भी चारों खाने चित मुंह के बल गिर सकता है। लेकिन यदि उसके अंदर हिम्मत है और उसके अंदर इच्छा है तो वो फिर से दोबारा खड़ा हो सकता है। और वो तब भी खड़ा हो सकता है जब सारी दुनिया उसके निर्णयों पर हंस रही हो। विपरीत हो, तब भी स्वयं पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। संदेश पहुंच गया था। राधा मैम सच्ची अनुशासन प्रिय टीचर थी। बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उन्हें दंड देने या धमकियां देने की अपेक्षा अपनी बुद्धि के बल का प्रयोग करके कोई भी माता पिता अनुशासन प्रिय हो सकते हैं।
माता पिता बच्चों को दंड देकर उनके अंदर गुस्से की भावना को पैदा कर देते हैं। हम सब जानते हैं ना, वे बच्चे स्वयं से या माता पिता से नफरत करने लगते हैं। देखते हैं ना हम घर में शिकायत से नफरत भरने के बाद वो कुछ भी ध्यान से नहीं सुनते, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, उनका दिमाग बदले की कल्पना से भर उठता है। तो माता पिता बच्चों को खिजाते क्यों है, चिढ़ाते क्यों है, क्यों खिज जाते हैं बच्चे? माता पिता बच्चों को इसलिए नहीं खिजाते कि वो क्रूर हैं या खिजाना चाहते हैं, पर वो अनस्किल्ड हैं और जरा भी अनअवेयर नहीं होते कि उनके शब्द या वाक्य कितने डिस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कि डिफिकल्ट सिचुएशन को अलग तरह से भी हैंडल किया जा सकता है। एक ही तरीका पता था क्योंकि माता पिता ने वैसे ही किया। अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है, ये नहीं जानने के कारण वो दंडात्मक हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं और कहते हैं कि बच्चा जिद्दी हो गया है। लेकिन पूरे दिन में एक बार दृष्टि डालकर देखना पड़ेगा, वास्तव में जिद्दी हो गया है या नहीं। वास्तव में जिद कर कौन रहा है? बच्चा। मान लीजिए कि ग्रीन वेजिटेबल खिलानी है, तुम्हें तोरी खानी खानी ही है, ऐसी ही खानी है, बहुत जिद्दी हो गए हो, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अभी जिद कौन कर रहा है? बच्चा कहता है स्पाइस सी है, तो हम कहते हैं कि एक चम्मच मुंह में डालकर खाकर उसे बताते हैं कि ठीक तो है, इतनी तो स्वादिष्ट बनी है, कहाँ ज्यादा स्पाइसी है, कहाँ ज्यादा नमक है, या कहाँ ज्यादा गरम मसाला पड़ा है, तुम तो बस नखरे करते हो, इतना तो स्वाद है। अभी बाहर का पिज्जा पनीर रोल खिलवाओ, आलू की टिक्की खिलवाओ, जनाब को कोई मिर्च नहीं लगेगी। घर की सब्जी इतनी बढ़िया बनी है, इसमें मिर्च लगती है। स्वयं तो सुनाई देंगे, फिर पापा आएंगे तो उनको भी बताएंगी, मौसी आएंगी तो उनको भी बताएंगे, पड़ोस वाली आंटी आएंगी तो उनको भी बताएंगे, फोन पर भी न जाने किस किस को बता देंगे। तो जनाब जिद कौन कर रहा है? उसने तो बस ये कहा कि स्पाइस ज्यादा है, तो तरीका दूसरा ढूंढने में हमें कष्ट होना था, बुद्धि बल का प्रयोग करना था। उतना समय हम नहीं लगाना चाहते ना, इसलिए हमारे पास जो है हम उसी को फिट कर देना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम बच्चे के साथ रुककर 2 घड़ी बैठकर डिस्कस करते, अच्छा प्यारे बच्चे क्या हो सकता है जो तुम्हें स्पाइसी ना लगे और फटाफट बन जाए, और हम बच्चे की पसंद पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और है, आजकल ये तकलीफ भी है कि अगर बच्चे की पसंद पूछी जाए तो उसने कह दिया मान लो कि मैगी मैगी बना दो, तो हम तमतमा उठते हैं, नसीहतों का लिफाफा खोल देते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय ऐसा क्या हो गया? उस समय जब वो अपने इमोशन के बीच में था, उससे कहा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, आज तुम्हारी पसंद की हम बना देते हैं, लेकिन शाम को मेरी पसंद की। डील मंजूर? तो बोलो हाँ। तो हम मैगी को इसलिए नहीं देना चाहते, या कोई भी ऐसी चीज जो हमें लगता है कि नुकसानदायक है, मैदा नहीं खाना चाहिए, मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि मैदा नहीं खाना चाहिए, ठीक है नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो अवेलेबल भी है और एडवर्टाइजमेंट भी आ रहे हैं, उसे हम दूर भी नहीं रख पा रहे हैं, और जिस समय वो इच्छुक भी है तब हम उसे मना करके रोक नहीं सकते। हमें अलग से समय निकालना पड़ेगा इस बात को समझाने के लिए, इस बात के लिए हमें अलग से बैठना होगा, बात करनी होगी और बताना होगा कि ये क्यों नहीं खानी चाहिए, और थोड़ा परिवर्तन हमें खुद में करना होगा। देखो ना, बरसों से दादी नानियां पूरी गर्मी की दोपहरी मैदा के जवे तोड़ती थी, सुखाती थी। नमकीन जवे हम खाते हैं, मीठे जवे हम खाते हैं, हम सब ने खाए हैं, सिवैयां हम सब ने मैदा की खाई हैं, भटूरे हम सब खाते हैं। लेकिन बच्चे को हम ये नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ मैगी एक नाम सुना है कि नुकसानदायक है, उसका मसाला हमें पसंद नहीं है, तो हम मसाला अपने घर में बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उस समय उपलब्ध नहीं है और वही चीज उपलब्ध है, तब हमें अलग से बैठकर पहले से मेंटली प्रिपेयर करना होगा। उसके सामने चिल्लाना या पिता
जब माँ को डांट रहे हैं, उनके सामने चिल्ला रहे हैं, बर्तन फेंक रहे हैं, तो उस भोजन से कहीं अधिक नुकसान वो पिता का चिल्लाना या माँ का डांटना करता है। हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में मैं गई, तो वहां पर ऐसी ही बातचीत हो रही थी अनुशासन को लेकर। तो मालिक ने बोला कि ये जो अनुशासन पर बात करी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उसने अपने हथेली को हवा में उठाया, हाथ का पंजा हवा में हिलाते हुए कहा कि ये है मेरी साइकोलॉजी। थप्पड़ को हवा में लहराते हुए बोले ये है मेरी साइकोलॉजी। ठीक है, मैंने कहा ये थप्पड़ विधि आपके अपने कंप्यूटर स्टूडियो के ठीक करने में लगाते हो? वो बोला ओ नो, क्या बात करें मैडम, उसके लिए तो स्किल की जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत होती है, ये जटिल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मैंने भी शांति से कहा बच्चे भी, उन्हें भी वो माता पिता चाहिए जो कुशल हों, नॉलेज वाले हों, जो ये समझते हों कि जिस तरह से कंप्यूटर सिस्टम पर थप्पड़ विधि काम नहीं करती, उनके लिए व्यर्थ है, वैसे ही बच्चों पर भी ये विधि काम नहीं करती, बच्चों के लिए भी ये व्यर्थ है, ये लक्ष्य को पाने में फेल है। कोई भी बच्चा दंड मिलने के बाद ये नहीं कहता कि मुझ में सुधार आ गया है, अब मैं सुधर गया हूं, मैं अब अधिक जिम्मेदार बन गया हूं जी, मैं अधिक सहयोगी हो गया हूं, क्योंकि पनिशमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कभी ऐसा कहते हैं क्या? हमने भी कभी ऐसा कहा है क्या? उसको बात समझ में आई हो या ना आई हो, पर आप तक मुझे ये बात जरूर पहुंचानी थी कि अनुशासन एक सर्जरी के समान, जिसमें शुद्धता, सूक्ष्मता, यथार्थता, स्पष्टता हो। कोई रैंडम कट, अनियमित, अनिश्चित, कभी ये कभी वो, बेतरतीब, बिना सोचे समझे कुछ भी किया गया व्यवहार शामिल नहीं हो। अनुशासन लापरवाही से किया गया कोई आक्रमण नहीं है। कुछ माता पिता बच्चों को सुधारने या सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ टैक्टिस यूज करते हैं। मैं उन माता पिता की टैक्टिस आपके सामने रखती हूँ जो वो चूज करते हैं अपने घर में बच्चों को अनुशासित रखने के लिए। जब बच्चे शोर मचा रहे हो, घर में बहुत शोर हो रहा हो, तो शोर को समाप्त करने के लिए माँ या पिता अपनी आवाज को तेज कर देते हैं और ज्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर लड़ाई को खत्म करने के लिए खुद के बल का प्रयोग करते हैं, ये दूसरा तरीका हो जाता है। या फिर जो बच्चे विनम्रता नहीं दिखाते ना, उनके साथ माता पिता रूढ़ व्यवहार करते हैं, कठोर हो जाते हैं, और गाली या भद्दी भाषा में बोलने वाले बच्चे के साथ असभ्य भाषा का प्रयोग करके उन्हें सही मार्ग बताते हैं। मैं कहाँ आपको ले जाना चाहती हूँ? ऐसे ही करते हैं ना, हम गलत चीज को गलत बात से ठीक करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि मिसबिहेवियर और पनिशमेंट, मिसबिहेवियर और पनिशमेंट एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि इसके ठीक उल्टा, ये एक दूसरे को पोषित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो प्रश्न ये उठा सकते हैं कि पनिशमेंट से होता क्या है, किस तरह से ये बढ़ावा देता है। तो यहाँ ये भी समझने की बात है कि पनिशमेंट किसी व्यक्ति के बुरे आचरण को एक्चुअली में समाप्त नहीं कर रहा है, उसे हटा नहीं रहा है, बल्कि अगली बार के लिए तैयार कर रहा है कि किस तरह से मिसकंडक्ट करने के बाद बचा जाए। उसे और अधिक स्किलफुल बनाता है, दोष को छुपाने में योग्य बना देता है, ना कि ना करने में या रिस्पॉन्सिबल बनने में। जब भी बच्चों को दंड दिया जाता है ना, वो अपने दोष को छिपाने में और माहिर होते जाते हैं, ना कि अधिक आज्ञाकारी होते जाते हैं, और ना ही अधिक जिम्मेदार होते जाते हैं।
अगर डिसिप्लिन हेल्पफुल ही नहीं है तो फिर इसका मतलब ही क्या रहा? क्या बच्चों को यूं ही कुछ भी कहने, कुछ भी करने के लिए छोड़ दिया जाए? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि अनुशासन एक सर्जरी की तरह है, जिसमें शुद्धता हो, जिसमें स्पष्टता हो। बेतरतीब, बिना सोचे समझे, लापरवाही से किया गया अनुशासन हेल्पफुल नहीं है, बल्कि अनुशासन हेल्पफुल है। ये वो चाबी है जिससे ताला खुलता भी है और बंद भी होता है। तो लापरवाही से किया गया अनुशासन ताले को बंद कर देता है, दरवाजों को बंद कर देता है, गलत आचरण के लिए मजबूर कर देता है, जिद्दी बना देता है, कठोर बना देता है, एक बुरे व्यक्तित्व का विकास कर देता है। तो इस तरह से हम ये पाएंगे कि अनुशासन अनहेल्पफुल है और हेल्पफुल भी है। शुरू में कहा था ना, याद है? याद है ऐसी चाबी जिससे ताला खुलता है और बंद भी होता है, उसी चाबी से होता है, बस अंतर इस चाबी को घुमाने का। दरअसल होता कुछ यूं है कि जब बच्चों को अनुशासित करने के लिए हम कदम उठाते हैं, तब बच्चे के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को रोकने के लिए कदम उठाते हैं। मतलब ये कि जिस व्यवहार को हम पसंद नहीं करते या समाज में पसंद नहीं किया जाता या फिर जो हमें अच्छा नहीं लगता, जब बच्चा ऐसा कुछ करता है तब तब हम उस व्यवहार पर तुरंत रोक लगा देते हैं, लेकिन हम उसके व्यवहार के पीछे छिपी गहरी भावना, उस व्यवहार के पीछे छिपी उसकी तीव्र इच्छा को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ बैठते हैं और हम सीमाएं सेट कर देते हैं। लेकिन ये सीमाएं सेट करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कब करते हैं हम? सीमाएं तब सेट कर रहे होते हैं जब गुस्से की भावना चल रही हो, हीटेड आर्गुमेंट चल रहा हो। तब ऐसे में अनुशासन जो किया जाता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि ये वो समय है जब बच्चा सबसे कम योग्य है आपकी बात को सुनने के लिए, या यूं कहिए कि अभी वो बात सुनने के लिए प्रिपेयर नहीं है या योग्य नहीं है। और शब्द उत्तेजक उस समय लगते ही हैं, तब बच्चा वहां से, उस सिचुएशन से ऐसे चला जाता है, ऐसे उठकर चला जाता है जैसे वो अनुशासन ना हो बल्कि कोई सजा सुनाई गई हो। होता है ना ऐसा? हम सब ने भी अपने समय में ऐसा किया। जब हम किशोर अवस्था में रहे तो हम याद कर सकते हैं कि जब माता पिता कोई हमारे लिए सीमाएं सेट करते थे तो हम कैसा महसूस करते थे। वो हमें एक सजा के तौर पर दिखाई पड़ता था, जैसे हमें कोई पनिशमेंट दे दिया गया हो। अनुशासन ना हो बल्कि सजा हो। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, जैसे दुर्भाग्य दिखा दिया गया, एकदम डूमिंग इम्प्रेशन, जो कि बच्चे के व्यवहार के लिए नहीं बल्कि उन्हें यह एहसास कराता है कि वो अच्छे इंसान नहीं है। तो ऐसा अनुशासन जो होता है वो हेल्पफुल नहीं होता। तो फिर ये अनुशासन हेल्पफुल कब हो सकता है? किस तरह से हो सकता है? ठीक बात है, यह अनुशासन हेल्पफुल हो सकता है, तब हो सकता है जब हमारा ध्यान दोनों बात पर हो, उसके व्यवहार, एक्शन पर, और जो उस व्यवहार का कारण, उसकी फीलिंग है उस पर। जब हमारा ध्यान दोनों पर होगा तब ये अनुशासन हेल्पफुल होगा, तब हम उसकी सहायता कर सकते हैं। माता पिता बच्चों को अनुमति दें वो सब बोलने की, वो सब बताने की जो वो महसूस करते हैं, और अनडिजायरेबल एक्ट्स के लिए रास्ता सुझाएं, निर्देशित करें, सीमाएं तय करें। लेकिन सीमाएं तय करते समय याद रखें, सीमाएं ऐसी बनाएं जिससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस सुरक्षित रहे। दूसरा, सीमाएं ना तो मनमर्जी की हो कि कुछ भी बना दी गई, सीमाएं ना उथली हो ना अस्थिर हो, कभी बना दी, कभी तोड़ दी, कभी छोड़ दी, कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि एजुकेशनल हो, स्थिर और चरित्र को बनाने वाली हो।
प्रतिबंध लगाए बिना, गुस्सा किए बिना, हिंसक हुए बिना सीमाएं बनाई जाएं, ये बहुत जरूरी है। प्रतिबंध के प्रति बच्चे की नाराजगी जाहिर सी बात है, होगी ही। तो बस उसे समझें, न कि उस पर बार बार उसे कन्विंस करें या उसके लिए उस पर गुस्सा करते रहें। नहीं, ये नहीं करना। प्रतिबंध बना दिया गया तो अब उसके गुस्से को समझना आपका कार्य है। उसके गुस्से पर गुस्सा नहीं करना। प्रतिबंध के लिए अगर वो नाराजगी दिखा रहा है तो अब और उसके लिए सजा तैयार नहीं करनी है कि अब और सजा उसके लिए जोड़ दी गई हो। तो हमने अभी कहा कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस सुरक्षित रहे जब भी हम कभी प्रतिबंध लगाएं या डिसिप्लिन में लेकर आए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे सुरक्षित रहेगा? बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब हम एक तरफ डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, सीमाएं तय कर रहे हैं, तो ऐसे में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे रह सकता है, ये बात समझने की है। तो इसे हम कुछ यूं समझते हैं कि बच्चे ने, मान लीजिए, कोई ऐसी वस्तु जिसे आपसे पूछ कर दिया जाना था या फिर आपको पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को वो वस्तु नहीं देनी थी, जिसे बच्चे ने उन्हें देने के लिए बोल दिया, हाँ कर दिया। अब बच्चा घर आता है, आपके पास आता है और कहता है, माँ या पिताजी, वो वस्तु मुझे चाहिए, मुझे उन अंकल को देनी है। मान लीजिए कि गार्डन में पानी लगाने वाला पाइप है और वो कहता है कि वो पाइप मुझे उन अंकल को देना है। तो क्या होगा? पापा सबसे पहले पूछेंगे, उन्हें कैसे पता हमारे पास है? या सीधा कह देंगे कि नहीं, नहीं देना। या कह सकते हैं कि उनको तो मैं कुछ भी नहीं देने वाला, वो तो बहुत बेकार आदमी है। पिछली बार पुताई के लिए सीढ़ी मांगी थी, सामने रखी थी, तब भी मना कर दिया उस आदमी ने। कोई जरूरत नहीं है उसे कुछ देने की, मना कर दो। कोई भी चीज उसे देने की जरूरत नहीं है। और तुमने बिना पूछे हाँ कैसे कर दी? कह सकते हैं ऐसा? कह सकते हैं। अपना कोई भी तर्क दे सकते हैं अगर पापा को वो वस्तु या माँ को वो वस्तु नहीं देनी है उस व्यक्ति को। तो ठीक सिचुएशन है, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ आप अपने स्थान पर ठीक हो सकते हैं, एक बार को ही मानकर चलते हैं। तब भी ऐसे समय में उस बच्चे का क्या, बच्चे की स्थिति कितनी असमंजस की हो गई। आपने पाइप न देकर उन अंकल को परेशानी में डाला हो या न डाला हो, पर आपने अपने बच्चे के सेल्फ को परेशानी में जरूर डाल दिया। ऐसे में यदि बाहर अंकल को मना करता है बच्चा, तो एक तरफ अपनी कही हुई बात से पीछे हटना हो गया, यानी कहकर ना कर पाने का दुख, शर्म, ग्लानि। और दूसरी तरफ जो बहुत जरूरी बात ध्यान रखने योग्य है कि घर में अपने अधिकार की कमी या ये एहसास हो जाना कि इस स्थान जिसे मैं मेरा घर कहता हूं और मानता आया हूं, यहाँ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये एहसास बहुत बहुत गलत है। ये एहसास बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है चित्त पर। अपने को परिवार के सदस्यों से अलग थलग महसूस करना। हालांकि ये सही है कि घर हो, ऑफिस हो, सड़क हो या अस्पताल या सब स्थानों पर अधिकार निश्चित होते हैं और होने चाहिए, लेकिन घर में सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हुए भी हम सब पर अपना अधिकार तो मानते ही है ना। ऐसे में पिता होने के नाते, क्योंकि पिता माता वो लोग हैं जो कैरेक्टर बिल्ड करने वाले हैं, तो उन्हें उस समय बिना किसी आक्षेप के, बिना रोके टोके पाइप दे देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। तो उस समय पाइप या जो वस्तु है उसे ले जाने देना चाहिए। इसलिए नहीं कि अभिभावक कमजोर हैं या उन्हें बच्चों के गलत फैसले को मान लेना चाहिए या मानना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस घटना में बच्चे के अंदर घर पर मेरा अधिकार है
ये आत्मविश्वास पैदा करने का यही सही समय है। और बाद में जब पाइप तो वापस आ जाएगा, तब थोड़ा समय जब निकल जाए तब ये बताना कि आपने जो किया वो ठीक है, आपका अधिकार है इस घर पर, वस्तु पर, लेकिन कैसे करना चाहिए था। किसी भी चीज को देने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए, जैसे मैं आपकी माँ से या दादी से पूछ कर करता हूँ, या आपकी माँ या दादी, आपकी माँ दादी से या मुझसे पूछ कर करती हैं। आपकी वस्तु भी आपसे पूछ कर प्रयोग के लिए देते हैं। घर की प्रत्येक वस्तु पर आपका अधिकार है, ये घर आपका है। पर हो सकता है कोई वस्तु हमारे काम के लिए रखी हो, तो हम घर के अन्य सदस्य से जानने के बाद ही बाहर वचन देते हैं। ये तो अच्छा हुआ, हमें अभी उसका कोई काम नहीं था, कह सकते ना, वरना आपकी बात छोटी हो जाती, आपका वचन झूठा हो जाता और वो हमें अच्छा नहीं लगता। आपका वचन हमारा वचन है। आपकी कई बात को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। माता पिता ये समझाएं कि ध्यान रखना, कहीं ऐसी कोई बात ना कहना, बाहर कहीं ऐसी कोई बात ना कहना, बाहर कुछ ऐसा ना करना जो हमारे वश में ना हो। हम आपके लिए जिसे पूरा ना कर सके, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमें दुख होगा कि हम आपके वचन को नहीं निभा सके। और फिर उसके बाद उसे समझा सकते हैं कि हमें कोई वस्तु किसे देनी है या किसे नहीं देनी है, ये भी पता होना चाहिए। इसके लिए हमें जानना जरूरी होता है। अब देखो, उन्होंने आपके साथ या परिवार के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था और मैं उन्हें ये जताना चाहता था कि जरूरत कभी भी किसी की हो सकती है। मैं उन्हें नहीं देना चाहता था, मैं ये उन्हें सिखाना चाहता था। क्या मैं नहीं देता, परंतु आप उन्हें कह आए, इसलिए मुझे आपकी बात रखनी पड़ी और मुझे ये चीज देनी पड़ी। तो ध्यान रखिए कि घर की जो वस्तुएं होती हैं वो पूछ कर दी जाती हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन इस तरह से नियुक्त किया जाए जो कि बच्चों में उसे स्वीकार करने की इच्छा हो, यानी बच्चे स्वयं उसे स्वीकार करने लग जाएं या ऐच्छिक रूप से स्वीकार्यता बने। अपने व्यवहार को बदलने की या रोकने की उनके अंदर खुद में एक इच्छा उत्पन्न हो जाए, वो खुद ऐसा करना चाहें। इस तरह से अनुशासन बनाए जाए, सीमाएं बनाई जाएं, जिसमें बच्चे खुद अपने व्यवहार को बदलने के लिए उत्सुक हो जाएं। माता पिता का बनाया अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन बन जाए तो क्या बात है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, हो सकता है। कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है कि बच्चे जिन पर माता पिता ने डिसिप्लिन लगाया, अब वो ही डिसिप्लिन उनके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बन गया। यानी जो अनुशासन माता पिता, जो प्रतिबंध माता पिता ने बच्चों पर लगाए, उन सीमाओं को, प्रतिबंध को बच्चे खुद करने लग जाए, ये संभव है। बहुत मुश्किल बात बता दी, ये तो बहुत मुश्किल बात बता दी, या कहिए कि शायद नामुमकिन ही लग रही हो। लग रही है ना नामुमकिन, संभव नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो कुछ व्यवहार और उसके कुछ अनुशासन के तरीके ऐसे हैं जिनको हम बच्चों पर लगाकर बच्चों को अनुशासित करते हैं पहले, और फिर बच्चे अनुशासित होते हैं स्वयं से। तो ऐसे कुछ व्यवहार जिन पर हम अनुशासन लगा सकते हैं, और वो क्या हो सकते हैं अनुशासन के तरीके, इसे हम आगे जानेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और रखिए। ओम नमस्ते जी।
शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति